हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमन कुमार। आई होप आपकी जो पढ़ाई वगैरह बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आपके हालचाल भी बहुत बढ़िया होंगे, और नहीं चल रही तो हम चलवा देंगे। और आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल फोकस से। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। आगे चलेंगे प्रिंसिपल फोकस और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और रह गई, उनको पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करा जाता है, कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया। रे डायग्राम मैंने देखा था, बहुत टफ लग रहा था मेरे को। नहीं, यहां पर बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। उसके बाद रे डायग्राम आप कभी भी गलत नहीं बनाओगे, हर बार आपका रे डायग्राम सही बनेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और जो भी मैं आपको क्लास के अंदर करा रहा हूं, इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो और उससे पढ़ लेना। इसके अलावा रफ कॉपी लेकर बैठो और बनाते रहो, धीरे धीरे देखते रहो, जो अच्छा लग रहा है वो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। तो हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर है, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाएंगे तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है, देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में है, इसका भी लेफ्ट साइड में है। भैया क्या हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा? नहीं, ये तो कहीं भी रख सकते हैं हम लोग रियल लाइफ में। पर ऑप्टिक्स में समझते हुए, फिजिक्स के अंदर जब हमें इजीली चीजों को समझना होता है तो हम एक ही तरफ रखते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हमेशा उसको लेफ्ट साइड में ही फेस करके रखेंगे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जो हमारी लाइट आएगी वो भी हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएगी, इतना ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो हमने ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास अगर कई सारी लाइट रेज हैं, वो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हूं। पैरेलल तो आप जानते हो, जिनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर कई सारी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो पैरेलल आने के बाद जब वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होंगी, तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर जाती हैं, जिस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस F कहते हैं। समझ में आ गया? अगर एक कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आए, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर जाती हैं या एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो इस पॉइंट को कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? अभी और क्लियर करूंगा, आपको डेफिनेशन के साथ करूंगा। ठीक, इतना समझना पहले कि यहाँ पे पैरेलल आई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ दोनों पॉइंट पर, ये अंदर की तरफ बेंड हुई और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस होकर गई। इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। समझ में आ गया? लाइट रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? पोल और सेंटर से जाने वाली एक इनविजिबल लाइन। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब जरा इसमें देखो, यहाँ पर भी सेम लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ये भी पैरेलल आ गई, ये भी पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहां पर हमने समझा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इसमें रिफ्लेक्शन के बाद वो ऊपर की तरफ जाती है भाई, क्योंकि ये है हमारा डाइवर्जेंट मिरर। अब डाइवर्जेंट मिरर होता है वो फैला देता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे टकरा है तो यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे जो इस साइड होगा, तो नॉर्मल की दूसरी साइड में लाइट रे चली जाती है। सेम नॉर्मल इधर ड्रॉ होगा, नॉर्मल की दूसरी साइड में लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डाइवर्ज हो जाएंगी। अब ये जब डाइवर्ज हो रही हैं, तो डाइवर्ज होने वाली लाइट रेस कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो यहाँ से देखने वाले को लगेगा कि शायद ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, शायद ये लाइट रे यहाँ पीछे से आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये डाइवर्ज हो गई तो मिलेंगी तो नहीं, पर देखने वाले को लग सकता है कि शायद ये लाइट रेस यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है समझना, क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं, हमारी जो ह्यूमन आइज होती हैं, वो हमेशा लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ, ट्रेवल करता हुआ ही मानती हैं और उसी को ही ऑब्जर्व करती हैं। तो वो उसको नहीं पता कि भाई यहाँ से ये मुड़कर आई नहीं आई, क्योंकि उसको तो यही रास्ता दिखाता आते हुए, तो वो सीधे पाथ से आते हुए ही मानती है, तो उसको लगता है शायद ये यहाँ से आ रही हैं। क्लियर हुआ? तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, पहले इसको समझते हैं हिंदी में। देखो, जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, और डाइवर्ज होने वाली कभी मिलती नहीं है। तो ये हमें प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से आती हुई लगती है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से आती हुई लगती हैं। उसी पॉइंट को हम
कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब डेफिनेशन क्लियर करते हैं। देखो, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, क्लियर, एट विच इन कॉनकेव, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, क्योंकि मैंने दो डेफिनेशन इसी के अंदर इंक्लूड कर रखी है। आप इसको टुकड़ों के अंदर दो कर सकते हो, नोट्स के अंदर आपको दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। एट विच और फ्रॉम विच। अब एट विच का मतलब जिस पे आए, फ्रॉम विच जिससे जाएं, समझ में आ गया? एट विच जिस पे आए, फ्रॉम विच जिससे जाएं, ठीक। इन कॉन्वेक्स, फ्रॉम विच इन कॉन्वेक्स, ठीक है। द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट, रियलिटी में ये मिल रही है, एक्चुअली मीट इन कॉनकेव, इसीलिए इन कॉनकेव, और अपीयर टू कम फ्रॉम, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम, समझ में आ गया? यहां से आती हुई लग रही हैं, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम इन कॉन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? तो ये हमारी हो गई इसकी डेफिनेशन। अब भैया ये डेफिनेशन मैं कैसे याद करूंगा, बड़ी खतरनाक लग रही है मेरे को। समझते हैं, दो पार्ट में करोगे, अलग अलग याद करोगे। इसमें से अगर कॉन्वेक्स वाला हिस्सा हटा दोगे, अगर आप इसमें से ये जो कॉन्वेक्स वाला है इतना और इतना हिस्सा हटा दोगे तो ये बन जाएगी डेफिनेशन किसकी? कॉनकेव की। तो इसको हटा के पढ़ोगे तो कॉनकेव की डेफिनेशन है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच, ठीक है, एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अब अगर आप कॉनकेव वाला हटा दोगे तो इसकी बन जाएगी द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, the point on the principal axis of mirror from which the light rays coming parallel to the principal axis appear to coming from after reflection is known as principal axis of convex mirror। तो ये दोनों के फोकस की बात हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। नीचे आपको जो पीडीएफ की फॉर्म में जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने दोनों अलग अलग लिख रखी हैं। यहाँ पे आप अलग अलग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, वहाँ पे अलग अलग मिल ही आपको जाएगी। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। आप बहुत सारी लाइट रेज भी ला सकते हो, मैंने दो ली हैं, आप लोग और भी लाइट रेज लाओगे, सभी लाइट रेज इसी से जाएंगी, लेकिन वो सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। सेम इसमें बहुत सारी लाइट रेज हो सकती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो सभी इसी पॉइंट से आती हुई लगेंगी। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल फोकस। अब हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज की जिसका नाम है फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या होती है भैया? तो देखो, हमें पता है कि सारे के सारे डिस्टेंस है वो नापे जाएंगे हमारे पोल से, पोल जो कि मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। अब वहां से पोल से जो फोकस तक का जो लेंथ होती है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। समझ में आ गया? इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। उसके बाद आपको मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, इसको समझना प्रिंसिपल फोकस के अंदर ही। यहां पर देखोगे कॉनकेव के अंदर तो लाइट रेज रियलिटी में मिल रही है, एक्चुअली वो मिल रही हैं। तो ये एक्चुअल मिलती हैं, रियलिटी में मिलती हैं, इसीलिए इसको रियल फोकस बोलते हैं। ये हमारा कैसा है? रियल फोकस। ध्यान रखना, रियल फोकस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज इन रियलिटी वो मिलती हैं, यहाँ पर लाइट रेज मिलती नहीं है, हमको सिर्फ लगती हैं। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। क्या बोलते हैं? वर्चुअल फोकस। क्या बोलेंगे? वर्चुअल फोकस। क्लियर हो गया? अब एक बात और मेरे समझ के जाना, कौन सी वाली? यहां पर देखना, कॉनकेव के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों लेफ्ट साइड में होते हैं। कॉन्वेक्स के अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों राइट साइड में होते हैं। समझ में आ गया? यहां पर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने कल पढ़ी थी, जो कि ये होगी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी हो गया। तो यानी हमारी जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव की, वो भी लेफ्ट साइड में होगी और इसमें वो दोनों चीजें राइट साइड में होगी। इनको क्यों ध्यान रखना है? अभी साइन कन्वेंशन समझेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पे बहुत काम आएगा कि भैया कौन सी चीज कहां पे है, हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका याद रखने का ये है कि जो जिधर कर्व होता है उधर ही तो रहेगी। तो ये इधर कर्व हो रहा है तो दोनों चीजें इसकी लेफ्ट साइड में, ये राइट में कर्व होता है तो दोनों चीजें इसकी राइट साइड में। इतना समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं
फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। अब ये फोकल प्लेन क्या होता है? तो देखो यहाँ पर जो फोकल प्लेन की बात होती है, प्लेन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ आता है, बेटा वाला प्लेन नहीं, उड़ाना नहीं है, उड़ाने वाला प्लेन नहीं, ये जो दिख रहा है आपको सपाट सपाट ऐसा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं प्लेन। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है। अब फोकल प्लेन क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि लाइट रेज अगर आती हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जाती हैं फोकस से। किससे जाती हैं? फोकस से, या फोकस से आती हुई लगती हैं। लेकिन अगर लाइट रे, जरूरी नहीं है भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। ये दिमाग में मेरा आ रहा था, सवाल आ रहा था, मैं पूछ नहीं पा रहा था तुमसे, तुम सुन नहीं पाते वीडियो के अंदर, मेरा मन कर रहा था कमेंट कर दूं, फिर मैंने सोचा वीडियो तो शूट हो चुकी है, ये बंदा क्या ही बताएगा, ये बंदा बताएगा तुम्हें कि अगर लाइट रेज, जरूरी थोड़ी ना यार हर बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, उनका माना है नहीं आएंगी। हाँ बढ़िया बात है, नहीं आएंगी। तो ये हमारे पास हो गया एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस बना दें क्योंकि पता चल चुका है, यहाँ पे भी बना लो, ये जल्दी बनाओ, बना रहा हूँ, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर हो गया दोनों। अब देखो हमेशा लाइट रेज पैरेलल नहीं आएंगे भैया, हाँ बोल दिया ना। देखो लाइट रेज अगर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएंगे, जरूर नहीं है, तो हमें पता था भैया अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फोकस पे मिलेंगी, अभी समझाया, ठीक है। और अगर इसमें आएंगी तो फोकस से आती हुई लगेंगी, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अगर लाइट रेज आपस में पैरेलल आए, आपस में पैरेलल आए पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, आपस में पैरेलल हो, आपस में तो पैरेलल ऐसे तिरछी आ सकती हैं, देखो ऐसे आपस में पैरेलल आएंगी पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तब क्या होगा? तब वहीं से बात आती है हमारे फोकल प्लेन की। अब देखो एक इनविजिबल प्लेन होता है। प्लेन क्या होता है? नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इस तरह का जो सरफेस है ये हमारे पास प्लेन ले सकते हैं, जैसे हमारा भी बोर्ड है वो भी क्या है? एक प्लेन है। ये प्लेन तुम इमेजिन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कहीं भी तुम एक प्लेन इमेजिन कर सकते हो। तो ये मेरे सामने एक प्लेन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक मान लो ऐसे इनविजिबल प्लेन है, ठीक है। अब ऐसे एक इनविजिबल प्लेन मैं इधर भी मेजर कर सकता हूँ, बांध सकता हूँ, ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो एक ऐसा प्लेन जो फोकस से होकर जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, एक ऐसा प्लेन जो फोकस से होकर जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसे फोकल प्लेन कहते हैं। मतलब रियलिटी में ये प्लेन है, मैं यहाँ पे भले लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, पर एक्चुअली ये होगा कैसा? प्लेन। यानी एक ऐसा यहाँ पर एक प्लेन जा रहा होगा जो फोकस से जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर भी वो फोकस से जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला, वरना प्लेन तो ऐसे भी हो सकता है, प्लेन ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लेन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कौन सा प्लेन? जो परपेंडिकुलर हो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। जैसे हमारे पास ये हो गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, देखो ये हमारे पास हो गया कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है हमारे पास और ये कॉनकेव है। अच्छा आपको नहीं पता चल पा रहा होगा, मैं फिलहाल फील करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है? कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हमारा कॉनकेव है तो कॉनकेव के सामने की तरफ आएगा इसका फोकस, ठीक है। तो कॉनकेव के सामने इसका फोकस आ गया, तो इसका जो फोकल प्लेन है वो यहाँ से जा रहा होगा। अब इस वाले लेंस का जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो सर 20 सेंटीमीटर में लगभग आगे आ गया, तो यहाँ से एक प्लेन जा रहा होगा इनविजिबल, इसको बोलेंगे फोकल प्लेन। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे फोकल प्लेन। अब ऐसे घुमा के देखो तो यहाँ पे ये हो गया इसका फोकल प्लेन, क्लियर हुआ। अब बात आती है किसकी? कॉन्वेक्स की। अब कॉन्वेक्स में फोकल प्लेन का होता है पीछे, क्योंकि फोकस भी कहाँ होगा? पीछे। तो फोकस पीछे है तो इसका फोकल प्लेन यहाँ से होकर जा रहा होगा। बात समझ में आई? कहाँ से? यहाँ से होकर जा रहा होगा। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। अगर लाइट रेज आपस में पैरेलल आएंगी पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आए, तो ये आपस में पैरेलल आ रही है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकल प्लेन में किसी एक बिंदु से होकर जाएंगी। मतलब एक बिंदु, एक पॉइंट से होकर तो जाएंगी पर वो फोकल प्लेन में एक पॉइंट से होकर जाएंगी। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे एरो बना लो, यहाँ पे एरो बना लो, ये डायरेक्शन दिखा दो। तो मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया, लेकिन ध्यान रखना कि यहीं पर, अरे मान लो यार यहाँ पर से होकर जाएंगी, दोनों एक जगह मिलेंगी, 4-5 भी आएंगी सभी एक जगह। यहाँ पर क्या होगा? अगर वो आपस में पैरेलल आ रही हैं पर दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन after reflection they appears to coming from the point which is in the focal plane। तो यहाँ से ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ये इधर हो जाएगी, ठीक है, इधर हो जाएगी और आती हुई लगेगी हमको ऐसे कहीं से,
ठीक है, तो ये हमको यहाँ से आते हुए लगेंगी। समझ में आ गया। तो होता क्या है कि अगर लाइट रेस आपस में कितनी गंदी पैरेलल बनाई है मैंने, छी 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 छी, अभी अभी देखा मैंने। बेटा पैरेलल मान लेना है इसको, ठीक है। तो अगर ये आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल आने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकल प्लेन से होकर जाएंगी। तो यहाँ पर ही कह लो ये भी होंगी जो फोकल प्लेन से आती हुई लगेंगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फोकस में ही आएंगी, फोकस से ही आती हुई लगेंगी। अगर आपस में पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, तो फोकल प्लेन में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। इतना ध्यान रखना। मतलब ऐसे मिरर हो गया हमारे पास, ये मिरर हो गया, इसके अगर पैरेलल लाइट रेस ऐसे आ रही हैं, ऐसे लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएंगी फोकल प्लेन के अंदर। पर अगर ऐसे पैरेलल आ रही हैं तो वापस से यहाँ फोकस में मिल जाएंगी यहाँ पर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये हमारा हो गया। अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। अब आर है हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ है हमारा फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। अभी आपने आर और एफ दोनों में बने हुए देख लिए। कॉनकेव के अंदर आर और एफ दोनों लेफ्ट साइड में होते हैं और कॉन्वेक्स के अंदर दोनों राइट साइड में होते हैं। लेकिन जो रिलेशन होता है वो दोनों के अंदर ही काम करता है। वो रिलेशन है क्या? वो रिलेशन ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो हमारी फोकल लेंथ की डबल होती है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज बीन डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ की हमेशा डबल होगी। इसको ऐसे घुमा के बोल सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। छोटी सी बात है, ये दो फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला है, एक से दो बना रखे हैं। क्या कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इज डबल टू द फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि R अगर आपके पास कितनी है 40 सेंटीमीटर है किसी की, तो उसका F कितना होगा? लगाओ यहाँ पे, अगर R हमारे पास 40 सेंटीमीटर है तो F उसका हो जाएगा 40/2, यानी वो हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो F कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। सेम आपसे अगर मैं पूछूं किसी का फोकल लेंथ यहाँ पर 25 है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? डबल होगी यार, काहे पूछ रहे हमसे। हाँ, तो ऐसे ही होगी। तो समझ में आ गया क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। ठीक, यहाँ बोल सकते हो कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। दोनों बातें हमारी ठीक है, छोटा सा रिलेशन है, खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। बोर्ड पे आपको एक लंबी सी हेडिंग दिख रही होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम का यूज करके हम लोग कैसे स्फेरिकल मिरर से इमेजेस बनाएंगे ये समझने वाले हैं। उससे पहले कैसे ये बनता है उसके लिए 4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी बात आपको फॉलो करनी है कोई भी रे डायग्राम बनाते हुए। तो ये आपके नोट्स के अंदर भी मिलेंगे, आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, फिगर्स भी आपको मिलेंगे और ये एनसीईआरटी के अंदर है भी, ध्यान रखना। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे होता है। तो हमारे पास टोटल 4 बातें हैं, 3 अभी बता रहा हूँ, अगले आपको मिटाने के बाद बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उसके अंदर, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अब हमारे पास ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, दोनों में बातें चलेंगी एक साथ। ठीक है, अब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और इस रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जाती है? हमारे फोकस से होकर चली जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि कॉनकेव के अंदर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर चली जाती है। भैया समझ में आ गया? ठीक है, अभी तो पढ़ा पीछे हमने। दूसरा, अगर कॉन्वेक्स के अंदर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो फोकस से आ रही हो, क्योंकि आती तो नहीं है, बस लगता है कि जैसे फोकस से आ रही हो। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कॉनकेव के अंदर वो फोकस से जाएगी, कॉन्वेक्स में फोकस से आती हुई लगेगी। ठीक है, इसको सीधा बनाना मेरा थोड़ा सा गलत है। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पहला का क्लियर हुआ। दूसरा, इसका वाइस वर्सा। आपके दिमाग में पहले से ख्याल आ रहा होगा भैया इसका कुछ और उल्टा हो सकता है, मैं यहाँ से लेजर वगैरह डालूँ, यहाँ से लाइट डालूँ तो कैसे होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, ठीक है, अगर पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, और अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या यहाँ से चल सकती है लाइट रे?
हाँ भैया चल सकती है, क्यों मैं यहाँ लाइट नहीं लगा सकता? लगा सकते हो, पर यहाँ पे पॉलिश है, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं बढ़िया वाला। तो हमें रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइट रे को इसके डायरेक्शन में देंगे। ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि हम ऐसा देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में हम एक लाइट रे को छोड़ेंगे। ठीक है, लाइट रे को छोड़ा, तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में आती है इन कॉन्वेक्स मिरर इफ आ लाइट रे इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये इसकी डायरेक्शन में आ रही थी। क्लियर हुए दोनों? थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास ये कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होनी चाहिए। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से अपने ही पाथ पर लौट जाती है, मतलब ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। समझ में आ गया? अब ये क्यों हुआ वो भी आपको समझाता हूं, उससे पहले यहां पर भी समझ लो। यहां पर भी क्या होगा, अगर कोई लाइट रे, अब यहां से चल तो सकते नहीं है, अगर कोई लाइट रे इसकी डायरेक्शन में आएगी, किसकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन हो गई, इस डायरेक्शन में अगर कोई लाइट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से अपने पाथ पर लौट जाएगी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। अब ऐसा हुआ क्यों भैया, ये वापस क्यों लौट गई? ये तो समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, वापस इसलिए लौटी क्योंकि आपने सर्किल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सर्कल, हाँ ठीक है, सर्कल पढ़ा है। अब सर्किल से ही आपको स्फीयर समझाता हूँ। सर्किल और स्फीयर में ये चीज सेम होती है क्या, कि अगर हम सेंटर से उसकी कोई भी रेडियस ड्रॉ कर दें जो कि उसके सरकमफ्रेंस पे होगी, जो कि उसके सरफेस पे होगी, तो सेम सर्किल के अंदर अगर हम सेंटर से कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हैं, कोई भी रेडियस यानी सेंटर से जाने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल बनाती है, 90 का एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, 90 का एंगल फॉर्म करेगी, सभी 90 एंगल फॉर्म करेंगी। इसी तरीके से स्फीयर के अंदर जितनी भी आप रेडियस ड्रॉ कर दोगे वो सारी की सारी 90 एंगल फॉर्म करेंगी उसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इसका मतलब वो रेडियस की डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि सेंटर से इसको अगर मिलाओगे तो ये रेडियस बनेगी, तो रेडियस की डायरेक्शन में जा रही है, तो 90 एंगल पे फॉर्म होगी, 90 एंगल पर जाएगी वो। ठीक है, स्ट्राइक करेगी। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइट रे किसी भी मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो वो वापस से अपने ही पाथ के अलॉन्ग लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करा, वापस लौट गई, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करा, वापस लौट गई, क्योंकि है तो ये भी रेडियस। अब रेडियस वाले उसके डायरेक्शन में आएगी तो वो भी परपेंडिकुलर ही आएगी, और परपेंडिकुलर आएगी तो वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हम समझते हैं फोर्थ कंडीशन के बारे में कि ये क्या हो सकती है। तो ये बाकी सारी तो हमारी हो गई। अब अगर कोई लाइट रे इस तरह से आए कि वो उसके पोल पर ही स्ट्राइक करे, किस पे? पोल पर स्ट्राइक करे, तब क्या होगा? अब जरा समझते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सेंटर से कोई भी लाइन जाती है वो रेडियस होती है, और रेडियस सरकमफ्रेंस पे हो चाहे सरफेस पे हो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो जो हमारे पास ये लाइन जा रही है वो इस मिरर के ऊपर इस पार्ट में इसके परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गया? ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर ही हमारी नॉर्मल होती है, उससे एंगल फॉर्म करेगी आई, जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके बराबर ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये हमें बनेगा एंगल आर। समझ में आ गया? यानी अगर लाइट रे पोल पर स्ट्राइक करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वैसे तो सभी जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बड़े सिंपली देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भैया अच्छा इससे पहले पीछे हो रहा था तो बन नहीं रहे थे, सब जगह बन रहे थे, हर जगह बन रहे थे, पर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बना बनाया नॉर्मल है, वहाँ नॉर्मल बनाते तब निकल कर आते हैं, यहाँ पे पहले से ही नॉर्मल हमारे पास मिल जाता है। तो अगर कोई लाइट रे पोल पर आके स्ट्राइक करती है तो वो एक साइड से आएगी, दूसरी साइड में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो यूज होता है रे डायग्राम में वो बहुत ही कम होता है। अगर मैं तुमसे सही बोलूँ तो नहीं होता है, ध्यान रखना, इसका यूज नहीं होता है। इसका यूज रे डायग्राम बनाते हुए करना नहीं है बाद में। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर से तो लाइट रे चलेगी नहीं, तो भैया देखो यहाँ पे फिर से आएगी लाइट रे पोल पे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये तो हमें पहले से पता ही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज बीन इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्या बोल दिया भैया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज बीन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास पहले से ही होता है, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना क्लियर हो गया, चार बातें हमको ध्यान रखनी है और चार बातों से ही हमारे जो इमेज की फॉर्मेशन होगी। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद एक लेक्चर और हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम रिफ्रैक्शन शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए इन सभी लॉस को ध्यान रख के आना, जो डेफिनेशन उनको तैयार करके आना। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।